नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत हम पहले समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र की प्रकृति, इसके बारे में पढ़ चुके थे। नेक्स्ट इसके बाद समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य, समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इसका क्या संबंध है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इससे संबंधित जो पहले की वीडियो हैं उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर के ये वीडियो पुनः दोबारा देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान। इसमें पहला जो प्रश्न यहीं से रहेगा कि समाजशास्त्र का समाजशास्त्रीय जो परिप्रेक्ष्य है इसका क्या अर्थ है। तो जो परिप्रेक्ष्य होता है पहले इसका अर्थ जान लेते हैं, बाद में जो रहेगा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। तो इससे पूर्व हमें परिप्रेक्ष्य शब्द का पता होना चाहिए। परिप्रेक्ष्य जो है वो हिंदी का शब्द है। ये किसका शब्द है? हिंदी का। तो अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? पर्सपेक्टिव। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पर्सपेक्टिव। अब ये जो पर्सपेक्टिव शब्द है ये लैटिन भाषा के पर्सपेक्ट शब्द से बना है। ये पर्सपेक्ट जो शब्द है ये लैटिन भाषा का है और इससे ये पर्सपेक्टिव शब्द बना। और इसकी यदि हिंदी में देखें तो क्या रहेगा? परिप्रेक्ष्य। पर्सपेक्ट जो शब्द है इसका मतलब होता है सीन थ्रू। सीन थ्रू यानी कि एक ओर से दूसरी ओर देखना। तो ये तो इसका शाब्दिक मीनिंग हो गया कि किस प्रकार से जो परिप्रेक्ष्य शब्द है इसका अंग्रेजी में क्या अर्थ है? पर्सपेक्टिव। और ये जो पर्सपेक्टिव शब्द है ये लैटिन भाषा के पर्सपेक्ट शब्द से बना है जिसका मतलब होता है सीन थ्रू, अर्थात एक ओर से दूसरी ओर देखना। साधारण शब्दों में यदि हम देखें तो परिप्रेक्ष्य जो शब्द है यहां से हम एक अर्थ ले सकते हैं कि वास्तव में ये किसी विषय वस्तु के प्रति हमारा क्या होता है? नजरिया होता है कि हम उस वस्तु को किस नजरिए से देखते हैं। वास्तविक रूप में वही क्या कहलाता है? परिप्रेक्ष्य कहलाता है। ठीक है। अगर आप मान लीजिए आपके सामने कोई वस्तु है और कोई उस वस्तु के बारे में ये बताता है कि ये वस्तु गोल है और कोई इसके बारे में अलग धारणा रखता है कि ये इसके आकार के बारे में बोलता है, इसके रंग के बारे में बोलता है, इसके रूप के बारे में बोलता है, तो ऐसे में ये क्या कहलाएगा? परिप्रेक्ष्य कहलाएगा। अगर हम समाजशास्त्र के नजरिए से देखें तो कोई व्यक्ति है, अब उस व्यक्ति को हर व्यक्ति अलग अलग नजरिए से देखेगा। कोई उसका व्यवहार देखेगा, कोई उसका रंग रूप देखेगा, कोई उसका पहनावा देखेगा, और यही क्या होता है? परिप्रेक्ष्य होता है। यानी कि एक इंसान को हम अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। तो परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है कि नजरिया, हमारा नजरिया कैसा है, किसी इंसान को हम किस प्रकार से देख रहे हैं, किसी वस्तु को हम किस नजरिए से देख रहे हैं, वही होता है परिप्रेक्ष्य। ठीक है। ये तो शाब्दिक अर्थ तो रहेगा ही रहेगा। परिप्रेक्ष्य हिंदी का शब्द है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव शब्द लैटिन भाषा के पर्सपेक्ट शब्द से बना है जिसका मतलब होता है सीन थ्रू, यानी कि एक ओर से दूसरी ओर देखना। नेक्स्ट इसके बाद यदि हम देखें ई चिनॉय का, ये समाजशास्त्री हैं जिन्होंने एक किताब लिखी थी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अच्छे से याद कर लेना इस बुक को। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव किसकी बुक है? ई चिनॉय की। और इस बुक के अंदर इन्होंने एक उदाहरण दिया है। वो उदाहरण किसका है? डबल रोटी का। किसका उदाहरण है? डबल रोटी का। तो ई चिनॉय ने एक किताब लिखी थी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इसके अंदर इन्होंने डबल रोटी का उदाहरण दिया और उदाहरण देते हुए ये बात कहते हैं कि कोई भी अर्थशास्त्री है वो अलग तरीके से उस डबल रोटी को देखेगा, या कोई और व्यक्ति है तो उसको अलग तरीके से देखेगा। जैसे एक अर्थशास्त्री की बात करें तो कोई भी अर्थशास्त्री है वो उस डबल रोटी को ये देखे इस तरीके से देखेगा कि उस डबल रोटी का कितना उत्पादन करना है, यानी कि कितनी डबल रोटी जो है वो बनानी है, उसकी मांग कितनी है और उस पे कितने पैसे लग रहे हैं, कितनी लागत है उस पे, और कितनी वो क्रय विक्रय उसका हो रहा है। ठीक है। खरीदी जा रही है, कितनी बेची जा रही है, उसका क्रय विक्रय कितना हो रहा है। तो यहां पर एक अर्थशास्त्री उस डबल रोटी को इस तरीके से देख रहा है कि मैं कितनी डबल रोटी बनाऊं, इसकी मांग कितनी है, लोग कितना इसको खरीद रहे हैं, डबल रोटी बनाने में मुझे कितना खर्चा आ रहा है, कितनी डबल रोटी बिक रही है।
तो ये सब नजरिया किसका रहेगा? एक अर्थशास्त्री का उस डबल रोटी के बारे में। एक अर्थशास्त्री डबल रोटी के बारे में ये सोचेगा कि मैं कितनी डबल रोटी बनाऊं और कितनी डबल रोटी बिक जाएगी, उस पे कितने पैसे मेरे लग रहे हैं और मुझे कितना फायदा होगा। तो एक अर्थशास्त्री डबल रोटी के बारे में ये सब कुछ सोच रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद एक पोषाहार वाला, एक पोषाहार वैज्ञानिक, वो डबल रोटी को कैसे देखेगा कि डबल रोटी में कितनी वसा होती है, कितने विटामिन होते हैं और कितना इसके अंदर प्रोटीन होता है। तो यहां पर इसका उस डबल रोटी को देखने का नजरिया अलग तरीके का है। और वहीं एक मनोवैज्ञानिक जो है वो इसको अलग तरीके से देखेगा। जैसे एक मनोवैज्ञानिक है, वो डबल रोटी से संबंधित व्यक्तियों की आदतें देखेगा कि इस डबल रोटी को कौन सा व्यक्ति पसंद कर रहा है, कौन सा व्यक्ति नहीं पसंद कर रहा, कौन कौन से लोग डबल रोटी को पसंद कर रहे हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक उस डबल रोटी को इस तरीके से देख रहा है। वहीं एक समाजशास्त्री जो है वो डबल रोटी को एक और अलग तरीके से देखेगा। वो ये देखेगा कि डबल रोटी के कारण सामाजिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए एक पति पत्नी है, तो क्या डबल रोटी के बारे में उनकी राय एक ही है या अलग अलग है। यदि उस डबल रोटी को बनाने में पत्नी कोई गलती करती है, या उसने उसको जला दिया, या उसके अंदर जो पदार्थ डालने थे या जो चीजें उसके अंदर डालनी थी, चीनी या कोई और चीजें डालनी थी, तो वो उसने कम डाली, बनाने में उसने कोई गलती कर दी, तो ऐसे में उसका पति उसके साथ मारपीट करता है, ठीक है, उसके साथ लड़ाई करता है, ठीक है। तो ऐसे में ये किसकी वजह से हुआ था? सब कुछ उस डबल रोटी की वजह से हुआ था। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि उस डबल रोटी की वजह से सभी का नजरिया क्या है, डबल रोटी की वजह से क्या क्या प्रभाव बढ़ रहे हैं। ये अर्थशास्त्री देख रहा है कि मैं कितनी बनाऊं, मुझे कितना फायदा होगा, मेरे कितने पैसे लग रहे हैं। पोषाहार वाला ये देख रहा है कि डबल रोटी के अंदर कितने विटामिन होते हैं, कितनी वसा होती है, कितने प्रोटीन होते हैं, ये सब चीजें देख रहा है। मनोवैज्ञानिक ये देख रहा है कि उस डबल रोटी से संबंधित व्यक्ति की आदतें कैसी हैं, उसको कब खा रहा है, क्या उसकी रुचि है या नहीं है, ठीक है। लेकिन एक समाजशास्त्री ये देख रहा है कि डबल रोटी की वजह से संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या पति पत्नी ठीक तरीके से उस पर एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ये सब कुछ समाजशास्त्री उस तरीके से डबल रोटी को देखेगा। तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया ईच नॉय ने अपनी बुक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंदर। वहीं एक और दूसरा उदाहरण है, वो है डब्ल्यू जे गुड्डे और पी के हॉट का। इन्होंने उदाहरण दिया था फुटबॉल का। किसका उदाहरण दिया? फुटबॉल का। ईच नए उदाहरण देता है डबल रोटी का, और वहीं जो गुड्डे है और हॉट है वो किसका उदाहरण देता है? फुटबॉल का। अब इसके बारे में इन्होंने क्या कहा कि फुटबॉल के बारे में एक रसायन शास्त्री क्या देखेगा, या रसायन शास्त्र कैसे देखेगा उसको? कार्बनिक रसायन, यानी कि इस फुटबॉल को बनाने में कौन कौन से कार्बनिक रसायनों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और वहीं कोई मान लीजिए कोई गणित का अध्यापक है या गणितज्ञ है, वो इस फुटबॉल को किस नजरिए से देखेगा कि इसका आयतन कितना है, इसकी त्रिज्या कितनी है, व्यास कितना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको वो देखेगा। लेकिन एक समाजशास्त्री इस फुटबॉल को अलग तरीके से देखेगा, और वो ये देखेगा कि इसको खेलने में कौन कौन व्यक्ति आगे आ रहा है, यानी कि फुटबॉल को कौन कौन से व्यक्ति जो हैं वो आ रहे हैं खेलने के लिए, प्रतिस्पर्धा है या नहीं, उससे कितने लोगों का मनोरंजन हो रहा है, क्या फुटबॉल खेलने में व्यक्तियों का समूह बन रहा है या नहीं बन रहा, क्या उनके बीच में परस्पर संबंध बन रहे हैं या नहीं बन रहे। क्योंकि अब यहां पर समाजशास्त्री ये सब देख रहा है, क्योंकि फुटबॉल का एक पूरा ग्राउंड जिसके अंदर अलग अलग टीमों की दो दो टीमों के अलग अलग खिलाड़ी हैं, इनके भी खिलाड़ी होंगे और इनके भी खिलाड़ी होंगे। अब दो टीमों के खिलाड़ी हैं। अब ये देखते हैं कि कौन कौन इस खेल को अधिक पसंद कर रहा है, देख रहा है। क्या इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा है या नहीं है, कंपटीशन है या नहीं है, क्या इससे आसपास के जो लोग बैठे हैं उनका मनोरंजन हो रहा है या नहीं हो रहा। व्यक्ति समूह, क्या इनके समूह बन रहे हैं, नहीं नहीं, ग्रुप में के रूप में ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या इनके बीच में आपसी संबंध बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो इस प्रकार से एक समाजशास्त्री एक फुटबॉल के उदाहरण के रूप में इसको देखेगा, ठीक है। यानी कि समाजशास्त्री जो फुटबॉल का उदाहरण दिया है, तो फुटबॉल को इस नजरिए से वो देखता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ पर्सपेक्टिव, यानी कि नजरिया क्या है, हम किस चीज को किस नजरिए से देखते हैं।
आप जिस नज़रिए से जिस व्यक्ति को देखते हैं, जरूरी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति भी उसी नज़रिए से उस वस्तु को देख रहा है। हर वस्तु के बारे में हर व्यक्ति का नज़रिया क्या होता है, अलग अलग होता है। यही बात हमने यहाँ पर पढ़ी थी। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि एक समाजशास्त्री क्या परिप्रेक्ष्य रखता है, वो क्या सोचता है। वो यही सोचता है कि जो चीज सामने दी गई है उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सामाजिक संबंधों पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या पति पत्नी उस डबल रोटी की वजह से लड़ते तो नहीं है, क्या उनके बीच में अच्छे संबंध बन रहे हैं। जब पत्नी डबल रोटी अच्छा बना रही है तो क्या पति उसकी तारीफ कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस प्रकार से ये एक अध्ययन करेगा समाजशास्त्री। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के दो भाग बताए गए हैं। कितने भाग बताए गए हैं? दो भाग बताए गए हैं। अब इसके दो पॉइंट आप बता सकते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला है सामाजिक, पहला पॉइंट समाज समूह, और एक है अंतःक्रिया। अब आप ये सोचिए कि आप इसमें ये जो शब्द है इनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। समाज एक हो गया, समूह, ठीक है, और एक होगी अंतःक्रिया, दो व्यक्तियों के बीच में जो अंतःक्रिया हो रही है। ठीक है। सामाजिक संबंध जैसे पति पत्नी, दादा दादी, ये क्या है? सामाजिक संबंध है। सामाजिक व्यवहार, अब लोगों के सामाजिक व्यवहार कैसे हैं, जैसे रीति रिवाज, उनके त्योहार, ठीक है, प्रथाएं। सामाजिक संरचना, अब समाज की संरचना कैसी है, लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं है, उस समाज के अंदर किस प्रकार से लोग रह रहे हैं। ठीक है। सामाजिक व्यवस्था, अब समाज को चलाने के लिए किस प्रकार के कायदे कानून हैं। और परिवर्तनों का अध्ययन। अब यहाँ पर जो भी बदलाव हो रहे हैं उसका अध्ययन हम समाजशास्त्री जो परिप्रेक्ष्य है उसके पहले भाग के अंदर हम करते हैं। तो ये सभी बिंदु जो है समाजशास्त्र के पहले भाग के अंदर आते हैं। अब है दूसरा भाग। इन सभी को तो हम शामिल करेंगे ही करेंगे जो पहले भाग के अंदर थी, यानी कि सामाजिक जितनी भी घटनाएं हैं उसके अलावा अन्य जो भी घटनाएं होंगी, ठीक है, उन वस्तुओं, तथ्यों आदि का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करना और मानव व्यवहार, मानव व्यवस्था के बारे में अध्ययन करना, ये होता है दूसरा परिप्रेक्ष्य। ठीक है। पहले में तो हम जो संबंध है, समाज है, संरचना है, व्यवस्था है, उसमें अध्ययन करते हैं। लेकिन दूसरे के अंदर हम मानव के जो व्यवहार है, मानव की बनाई हुई जो व्यवस्था है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जो भी बचेगा उसका अध्ययन हम दूसरे परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत करेंगे। तो ये दो हो गए कि समाजशास्त्री जो परिप्रेक्ष्य है इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहले के अंदर समाज समूह, अंतःक्रिया, सामाजिक संबंध, व्यवहार, संरचना, सामाजिक व्यवस्था, ये सभी शामिल होते हैं। और दूसरे के अंदर घटनाएं जो हम, ये तो होंगी ही होंगी, लेकिन इसके साथ साथ जो बचेंगी उन सभी को हम दूसरे के अंदर शामिल करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद समाजशास्त्र के अन्य विज्ञानों के परिप्रेक्ष्य के संबंध में बताना है कि समाजशास्त्र का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है। नेक्स्ट, पहला, अर्थशास्त्र में तो हम पढ़ते हैं कि कोई वस्तु है, सेवाएं हैं, उसका उत्पादन कितना करना है। जैसे हम डब्ल्यूटी के बारे में पढ़ रहे थे कि हमें डब्ल्यूटी कितनी बनानी है, कितनी वस्तुओं का उत्पादन करना है। जैसे जब सर्दियां आती हैं तो स्वेटर या गर्म कपड़े जो होते हैं उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, और वहीं जैसे ही गर्मियां आएंगी इनकी डिमांड बिल्कुल ही कम हो जाएगी। रजाइयां कोई नहीं खरीदेगा गर्मियों के अंदर, परंतु जो ठंडी चीज़ें हैं यानी कि उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, इन वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा लोग करेंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे फ्रिज है, ऐसी वस्तुएं, एसी, कूलर, इनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। किसके हिसाब से हुआ ये? सीजन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से। तो एक अर्थशास्त्र में हम ये देखते हैं कि किस वस्तु का उत्पादन कितना करना है और कब करना है, और मुद्रा के लेन देन के बारे में, मांग और पूर्ति के बारे में। ठीक है। कितनी वस्तु की मांग है, यानी कि आप कितनी डिमांड कर रहे हैं किसी वस्तु की। ठीक है। अब शादी ब्याह का सीजन आएगा तो लोग क्या करेंगे? कपड़े खरीदेंगे या कोई और कॉस्मेटिक का सामान खरीदेंगे, या और भी कई तरह के सामान जो है वो वस्तुएं इत्यादि खरीदेंगे वो। लेकिन जैसे ही शादी ब्याह का सीजन गया लोग इनको नहीं खरीदेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्री इस प्रकार से अध्ययन करता है कि वस्तु का कितना उत्पादन करना है, कितनी वस्तु बनानी है, और उसका कितना लेन देन करना है,
कितनी मुद्रा का प्रचलन करना है और मांग और पूर्ति पर उस वस्तु का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। लेकिन अब यदि समाजशास्त्र को इसके साथ जोड़ें तो हम ये देखते हैं कि इन सभी के कारण समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। किस पर? समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब ये सारी चीजें जो है किससे संबंधित है? समाज से ही तो संबंधित है, क्योंकि एक सामाजिक प्रक्रिया के अंदर लोग रहते हैं। अब लोग ही तो हैं जो इन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं। कौन खरीद रहे हैं? हम भी खरीद रहे हैं। और हम किसका अंग है? समाज का। तो इस प्रकार से एक अर्थशास्त्री इस तरीके से एक वस्तु का अध्ययन कर रहा है, परंतु सामाजिक तरीके से या समाजशास्त्र में हम ये देख रहे हैं कि इन सबसे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट इसके बाद है राजनीति। राजनीति, अब राजनीति विज्ञान में हम पढ़ते हैं कि सरकार होती है, सरकार के अंग हैं, या राज्य है। राज्य नियम कायदे कानून बनाता है ताकि एक व्यक्ति जो है वो राज्य के अंदर अनुशासित तरीके से रहे। तो अब राज्य जो है वो कानून बना रहा है, नियम कानून बना रहा है। सरकार अपने कार्य कर रही है, वो किसके लिए कर रही है? एक व्यक्ति के लिए कर रही है। और व्यक्ति किसका रूप है? सामाजिक रूप है, ठीक है, यानी कि समाज का एक अंग है। तो यहां पर जो सरकार नियम बना रही है, राज्य जो भी कार्य कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है? एक व्यक्ति के लिए कर रहा है। और व्यक्ति का अध्ययन ही तो क्या है? समाजशास्त्र है। तो यहां पर हम जब समाज का अध्ययन करते हैं तो वो किसके अंतर्गत कर रहे हैं? समाजशास्त्र में। और ये जो सरकार है या राज्य है, ये कैसे काम, किसके लिए काम कर रहे हैं? समाज के लिए ही। आगे एक मनोवैज्ञानिक एक व्यक्ति की रुचि बताएगा, ठीक है, और इसके साथ साथ वो उसकी अभिवृत्ति बताएगा, उसका एटीट्यूड बताएगा। इसके साथ साथ कुछ और भी उसके व्यवहार के बारे में बताएगा। मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है कि एक इंसान का व्यवहार कैसा है, चाहे अच्छा है बुरा है, परंतु उसके व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। ठीक है, तो यहां पर हम ये देखते हैं कि किस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। और यही तो समाजशास्त्र में भी हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति का व्यवहार समाज को कैसे प्रभावित कर रहा है, समाज उससे किस प्रकार से सीख ले रहा है। ठीक है, हम समाज से क्या सीख रहे हैं और समाज की क्या क्या रुचियां हैं, उस व्यक्ति की क्या रुचि है, समाज की क्या रुचि है। ठीक है, तो अब हम मनोविज्ञान के अंदर उसका अध्ययन कर रहे हैं, रुचियों का, अभिवृत्तियों का, व्यवहार का। वैसे ही समाज शास्त्री इससे संबंधित ही अध्ययन करते हैं कि एक व्यक्ति का सामाजिक जो व्यवस्था होती है उसके प्रति रुचि कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है उनके प्रति, क्या वो उन नियमों कानूनों को स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा। आगे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की विशेषताएं। अब हम ये देखेंगे कि जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अभी जो हमने एक तो पढ़ ही लिया था कि जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है इसके दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो भाग हैं, दो पक्ष हैं। पहला पक्ष इसमें आता है अंतःक्रिया। अंतःक्रिया या सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक समूह या मानव समाज। अब इसके बारे में हम पहले पक्ष के अंदर पढ़ रहे थे। अगर आपने पहले वाला बिंदु पढ़ लिया है तो वही चीज इसमें आ जाएगी जो पहले हमने दो भागों के अंदर समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को बांटा था। दूसरा, इनके अलावा जो भी सामाजिक घटनाएं होती हैं, मानव व्यवहार, मानव व्यवस्था, तो उनका जो है क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन करते हैं। तो दो पक्ष हो गए इसके, पहला अंतःक्रिया सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक समूह वाला, और दूसरा घटनाओं का सामाजिक व्यवस्था और उनके अंगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन हम करते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा बिंदु है कि समाजशास्त्र के हम जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है उसके अंदर हम जो सामाजिक कारक होते हैं या आंकड़े होते हैं, जो तथ्य होते हैं, उनका हम वैज्ञानिक आधार पर क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि समाजशास्त्र जो है वो एक प्रकार का कैसा अध्ययन है? वैज्ञानिक अध्ययन है। किसी भी तथ्य का वैज्ञानिक तरीके से ये अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्रीय जो परिप्रेक्ष्य है ये सामाजिक जितने भी कारण होते हैं, आंकड़े होते हैं, तथ्य होते हैं, उनका वैज्ञानिक आधार पर क्या करता है? अध्ययन करता है। तीसरा बिंदु है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जो है वो अंतःक्रिया पर क्रिया, सामाजिक संबंध और व्यवहार, समूह तथा समाज आदि का वर्णन करता है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, ये अंतःक्रिया का, सामाजिक क्रिया का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक व्यवहार का, सामाजिक समूहों का, समाज का आदि का वर्णन करता है। क्योंकि हमने पढ़ा है
कि समाजशास्त्र ये बताएगा कि अंतःक्रिया का मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, दोनों में किस प्रकार से अंतःक्रिया हो रही है। दूसरा, सामाजिक संबंध जैसे दो प्रकार के रिश्ते हैं, चाहे भाई बहन का है चाहे पति पत्नी का है, तो ऐसे में इन दोनों में किस प्रकार का संबंध है और इनका कैसा व्यवहार है, समूह कैसे हैं, समाज है, इनका वर्णन कौन करेगा, सामाजिक परिप्रेक्ष्य ही करेगा। आगे, सामाजिक तथ्यों पर आधारित होता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है ना, ये किस पर आधारित होता है, सामाजिक तथ्यों पर आधारित होता है। हमारे पास कुछ तथ्य होने चाहिए, जैसे परिवार पहली पाठशाला है, प्रथम पाठशाला है, बच्चे की पहली पाठशाला है, बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो परिवार से सीखता है प्रारंभ में। तो हमारे पास ये एक सामाजिक तथ्य है। अब समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में हम ये अध्ययन करेंगे कि परिवार ही पहली पाठशाला क्यों है, विद्यालय क्यों नहीं है, तो ये अध्ययन हम करेंगे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंदर। आगे, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का नियंत्रण, निर्देशन, संचालन समाजशास्त्रीय सिद्धांत करते हैं। अब समाजशास्त्र के अलग अलग सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों के द्वारा हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, उसका निर्देशन करते हैं और उसका संचालन करते हैं। ठीक है, यानी कि परिवार का संचालन कैसे होता है, अब समाजशास्त्र ने इसके सिद्धांत बता रखे हैं अलग अलग कि परिवार का संचालन ऐसे होता है। ठीक है, एकल परिवार में कैसे, संयुक्त परिवार में कैसे, समाज कैसे चलता है, उसके अलग अलग सिद्धांत है। तो इस प्रकार से हम जो है समाजशास्त्र के अंदर अलग अलग नजरिए द्वारा अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये था समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य और अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उनके साथ समाजशास्त्र का क्या संबंध है, अर्थशास्त्र के साथ, राजनीति के साथ, इतिहास के साथ, तो ये सारे विषय हैं, उनका समाजशास्त्र के साथ किस प्रकार का संबंध है, यहाँ पर हम इस प्रकार से अध्ययन करते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको बेहतर समझ आया होगा। तो एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो और जैसे ही आपको कोई वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे जो विद्यार्थी हैं उन तक आप इसको शेयर जरूर करें, इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट में आप जब हमें हौसला देते हैं तो हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो और ज़्यादा आप शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।